हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने। ये कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनको हम हर करंट अफेयर्स के वीडियो में, लेक्चर में, नोट्स में, बुक्स में ढूंढते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर भारत के इतिहास को सही से समझना है, खासकर आजादी के बाद के इतिहास को, तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं जो भारत ने लिए और कुछ ऐसे लिए कि पूरा विश्व देखता रहा। आज का ये वीडियो कोई इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास नहीं है। आज का ये वीडियो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री की क्लास नहीं लगेगा। ये वीडियो है उस सिंहावलोकन का जो भारत ने अपने विदेश नीति के तहत या भारत ने खुद को प्रोलिफरेट और विकसित करने के लिए, मजबूत सशक्त करने के लिए जिन जिन नीतियों का सहारा लिया। बहुत बार भारत को सेटबैक भी सहना पड़ा, लेकिन ये सेटबैक भी हमको सिखाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब 1974 में भारत ने अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था, पूरे विश्व ने हमको रोक दिया था। लेकिन इतिहास गवाह है 1984 का, जब IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बिना किसी विश्व के सहयोग के हमने वो कर दिखाया जो कोई देश नहीं कर सका। उसके बाद भी भारत का विकास बढ़ता ही चला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बुनियाद कहां से आई? डेक्कन हेराल्ड का ये एक आर्टिकल बहुत चर्चित रहा। बहुत आपने एक्स पे, ट्विटर पे बहुत सारे लोगों को इससे जुड़े फैक्ट्स को कोट करते, ट्वीट करते देखा होगा। ये बेसिकली जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही, उसके अलाइंड है। मतलब पिछले 70-75 सालों में जो भी चीजें भारत में गुजरी वो किन किन सेटबैक्स पे आधारित थी और उनके पहले क्या क्या चीजें सही या गलत हुई, उन सब पे ये आर्टिकल डिटेल में बात करता है। हम इसके सारांश को पढ़ेंगे, इसके सारांश को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQIAS में, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रही है, 15 जून तक ये चलेगी। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो मैं लेके आता हूं, इस बैच में 16 जून का एडमिशन क्लोज हो रहा है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी स्टडी IQ की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता चलूं, अभी हो सकता है इस लेक्चर के आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हमारे जो GS के जो लॉन्ग टर्म बैच है और जो हमारे प्रतिज्ञा बैच है, दोनों बैचेस में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और दोनों में चूंकि सेल शुरू हो जाएगी मिडनाइट से, तो आपको क्या करना है, स्टडी IQ जाके इन बैचेस से जुड़ना है। मैं भी आगे जब इस लेक्चर में आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको उसको समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं किस चीज की। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी द ग्रेट स्पीच दी और हम सबको पता है कि मध्यरात्रि को जब पूरा विश्व सोया होगा तो हम एक नए चैप्टर में, एक नए क्या कहते हैं क्षेत्र में, रण क्षेत्र में हम अपना कदम रख रहे होंगे। तो उसको हमने बहुत अच्छे से देखा, समझा, नेहरू जी की इस स्पीच को हमने जाना। लेकिन वहां से लेके उनके जो प्रतिद्वंदी माने जा सकते हैं, उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी के जो नेता माने जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी तक, भारत ने जो सफर तय किया है, अगर आपको लगता है कि एकदम सीधा कोई सफर, सीधा सरल रेखीय सफर नहीं था, इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड। और इसी रोलर कोस्टर राइड को हम लोग समझेंगे शुरुआत से। चलिए बात करते हैं शुरू में। तो जब भारत आजाद हुआ तो शुरुआत में हमें यह लग रहा था कि किसी एक देश को, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमको पता है कि दो प्रमुख शक्तियां हमको देखने को मिलती है, एक तरफ USA, एक तरफ USSR, ठीक है, जो उस समय अनडिवाइडेड USSR था, जो बाद में डिवाइड होकर रशिया और तमाम देशों में बदल गया। तो ये दो शक्तियां दिखती है और इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू होता है। वो जो एक, जिसे हम कहते हैं ना कि मोहल्ले में दो वो ईगल गैंग और बिच्छू गैंग रहते हैं, उस तरह से दो गैंग थे। और भारत जब शुरू में आजाद होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि दो महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR। इन दो महाशक्तियों ने दुनिया को दो गुटों में विभाजित कर दिया और अन्य देशों को अपनी विचारधाराओं के साथ जुड़ने की मांग की। तो लगातार ये बात चल रही थी कि आप हमसे जुड़ जाइए आप, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली विभिन्न प्रकार के निगोशिएशन चल रहे थे। और भारत चूंकि उसी दौरान, चूंकि 1945-46 जब विश्व युद्ध खत्म होता है, तमाम चीजें, घटनाक्रम होता है, 47 में भारत आजाद होता है, तो भारत के पास भी दबाव था भाई किसको ज्वाइन करे। लेकिन निश्चित तौर पे उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और जो उनका मंत्रिमंडल था, या जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनकी दूरदर्शिता कह लीजिए कि न वो US से जुड़े न USSR से जुड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी से अलाइन नहीं होंगे, हम क्या करेंगे, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या हुआ, भारत ने किसी भी, चाहे US हो या USSR हो, उनसे जुड़ने के बजाय खुद को, जिसे कहते हैं ना कि एकला चलो रे, जब कोई आपकी न सुने तो आप
अकेले चलो, तो उस अकेले पथ पे बढ़े। लेकिन फिर भारत को पता चला कि सिर्फ वो अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों महाशक्तियों में से किसी के पीछे खड़े होने की संभवतः लाभ की बजाय क्या होगा, नुकसान होगा। और क्या होता है कि भारत को पता चला कि एशिया और अफ्रीका में कई और देश थे जो स्वदेशी सरकार बनाने और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे, और ये सभी देश किसी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनना चाहते थे। ये सभी एक ऐसे नए गुट का निर्माण करना चाहते थे जो तीसरा एक्सिस बन सकता था, तीसरा छोर बन सकता था। वो तीसरा छोर क्या बनता है? आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में जान रहे होंगे। अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलिएगा कि कौन कौन से देश शामिल थे और उनके नेता कौन कौन से थे। ठीक है, चलिए। हुआ क्या कि नेहरू ने महत्वाकांक्षी तीसरी दुनिया के अन्य दूरदर्शी नेताओं के साथ मिलकर दोनों गुटों से, ठीक है, ईगल गैंग और बिच्छू गैंग से दूरी बनाने के लिए, यूएसएसआर और यूएसए से दूरी बनाने के लिए इन्होंने एक नए आंदोलन के रूप में एक नए गुट को शुरू किया, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं। अगर आप चैतन्य स्टूडेंट हैं मेरे बैचेस के, या स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी या स्टडी आईक्यू के, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किन तीन नेताओं की छवि है। ठीक है, हुआ क्या कि राष्ट्रीय संप्रभुता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के प्रति सम्मान, सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में बाहरी प्रभाव के बिना, मूल विचारधारा थी कि क्या करेंगे, हमको किसी प्रकार का ना अपने इंटरनेशनल रिलेशन में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय संप्रभुता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। संप्रभुता में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, किसी प्रकार के गुट के साथ हमको गप्पेबाजी नहीं लड़ानी है, गुटबाजी नहीं करनी है। इस प्रकार के उद्देश्य के साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन एक थोड़ा आगे जाके भारत को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि नॉन अलाइनमेंट के साथ क्या हो रहा है, हम डीएलिनेट होते जा रहे हैं, हम थोड़ा सा अलग होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने सोचा कि ये तो चलो दूर के देश है, पास के देशों के साथ थोड़ा मैत्री का संबंध बढ़ाते हैं। और पास के देशों के साथ मैत्री का संबंध बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर आपको पता है, आप मेरे पीछे देख सके होंगे, पाकिस्तान के पास तो हम जाएंगे नहीं, बांग्लादेश बना नहीं था, नेपाल वगैरह बहुत छोटे से थे। जो देश मजबूत था वो था चीन, और चीन के साथ हमारा पंचशील समझौता होता है। और हम चीन के साथ एक मैत्रीपूर्ण सहयोग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ देता हूं यहां पे कि अगर नैम को भारत की महान विजय कहा जा सकता है तो पंचशील एक ऐसा सबक था जिसने देश को विनम्र बनाया। सबक क्यों कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा जब तक मैं आगे बढ़ूंगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, ने जहां भारत का नाम दुनिया के नक्शे पर दर्ज कराने में मदद की, वहीं पंचशील ने काल्पनिक विचारधारा के खतरों को उजागर किया। यह नक्शे की बात क्या है कि जब भारत आजाद हुआ और लोगों को लगा यार ये देश कहां उठ पाएगा, वहां पे भारत आता है और सब उन देशों को जोड़ता है जो इस प्रकार के गुटों के अगेंस्ट रहना चाहते थे। यह बड़ी बात थी। लेकिन यहां पर लिखा है कि काल्पनिक विचारधारा के खतरों को उजागर किया। भारत को नहीं पता था कि चीन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक साम्यवादी देश के तौर में चीन की जो विचारधारा थी वो भारत के नेताओं को, जो भारत के नेता थे, उनको निश्चित तौर पे सापेक्ष रूप से नहीं देख सकी। सापेक्ष रूप से उन्हें लग रहा था ये तो दोस्ती का हाथ है, चीजें आगे अच्छी जाएंगी। 1954 में भारत ने अपना ध्यान अपने पूर्वी पड़ोसी चीन की ओर लगाया और मैत्री एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के साथ दोनों देशों ने पंचशील या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों की क्या की घोषणा की। ठीक है, पंचशील के सिद्धांतों की क्या होती है, घोषणा होती है। ठीक है, पंचशील समझौता भले ही नेक हो लेकिन यह देश के लिए, भारत के लिए अच्छा नहीं रहा। चीन द्वारा तिब्बत पे कब्जा करने और अक्साई चीन के क्षेत्रों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लेने, उसके इरादों में दोनों देशों के संबंधों को जल्दी खराब कर दिया। तो चीन तो महत्वाकांक्षी था, एक समय के बाद चीन रुकने नहीं वाला था। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जिस समय ये पंचशील समझौता हुआ उस समय चीन के सदर कौन थे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, चीन यहीं पे रुका नहीं। 1962 के युद्ध हम सभी को याद है, जो यहां पे लिखा भी हुआ है कि 1962 में दोनों क्षेत्रों पे बड़े पैमाने पे चीन ने आक्रमण किया और निश्चित तौर पे हम दोनों जो छोर थे उस छोर पे हम उतने मजबूत नहीं हो सके और हम कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह गए और हमको बहुत बड़ा सबक प्राप्त हुआ। सबक इसलिए भी मिला क्योंकि जिस समय भारत एक अपने पड़ोसी में अपने परम मित्र को खोज रहा था, वही परम मित्र पीछे खंजर लेके खड़ा था कि अब पीठ पे घोपा कि तब घोपा। इस प्रकार की चीजें पंचशील के बाद चीन के साथ भारत ने महसूस की, चाहे वो अक्साई चीन या अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में तो जो कब्जा हो, 1962 का युद्ध हो, निश्चित तौर पे भारत उसको भूल जाना चाहेगा। ठीक है, निश्चित तौर पे भारत उसको भूल जाना चाहेगा। चलिए कुछ और बातें क्या है। युद्ध ने रक्षा व्यय में भारत की भारी कमी को सामने लाया। भारत उस समय डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसा लगा नहीं रहा था। आपको इस बात का अभी तो उत्तर मिल गया होगा। भाई से लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर भारत डिफेंस में इतना खर्चा क्यों करता है, इसलिए करता है।
इस दौरान भारत ने अपने दो प्रधानमंत्रियों को, दो महान प्रधानमंत्रियों को खोया। उसके बाद शुरुआत में नेहरू जी को, बाद में शास्त्री जी को खोया, और भारत ने समझा कि नेतृत्व मजबूत रहे, रक्षा क्षेत्र में हम मजबूत रहे, आत्मनिर्भर रहे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चाहे नेहरू का मानना था, चाचा नेहरू का मानना था कि द्विपक्षीय समझौते युद्ध के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं, फिर भी उनकी वैचारिक तर्क वितर्क उनके निर्णय को भ्रमित करता था। पंचशील समझौते ने देश को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, क्या? गुटनिरपेक्ष आंदोलन नीति का पालन करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। देखिए, कहावत है कि जब तक आप खुद में मजबूत नहीं रहेंगे, दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत आपको मजबूत नहीं कर सकती। मैं हमेशा कहता हूं, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। शायद भारत उस क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विचारधारा को शायद प्रैक्टिकली नहीं अपना पाया, जिसको पहले ही अपदीपो भव के रूप में कह दिया गया था। हमने बांग्ला में सुना भी है कि जोदी तोरे दाक्षु ने कोई ना अक्षु एकला चले रे। बांग्ला इधर उधर हो सकती है, लेकिन अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, करेक्ट इसकी वर्तनी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिएगा। चलिए, तो क्या था, भारत को पता था कि हमको मजबूत होना है, हमको सशक्त होना है, और हम सबको पता है 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, भारत ने दो अलग देशों में पूर्वी पाकिस्तान को बांट दिया, और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में आपको बांग्लादेश देखने को मिलता है। और वो पूरा विश्व इस बात का साक्षी था कि वहां पे जिसको उन्होंने गुड़िया कहा था, फूल सी गुड़िया कहा था, वो महिला आयरन लेडी के रूप में सामने आती है, यानी कि इंदिरा गांधी। और क्या होते हैं, हमारे पास केवल एक ही भरोसेमंद विकल्प बचा था, आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता को जो हमने प्रस्तुत किया, क्या? आत्मनिर्भरता की शुरुआत उनकी बेटी इंदिरा गांधी, यानी कि नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी ने की। अगर भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए नेहरू की जरूरत थी, तो इसकी दिशा तय करने के लिए इंदिरा गांधी की जरूरत थी। शी वॉज द लेडी जिसको पूरा भारत निगाहें सकारात्मक तरीके से, बड़ी आशाओं के साथ देख रहा था। ठीक है, 1271 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में विजय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व में एक नया पड़ोसी देश बांग्लादेश बना, जिसने देश और विदेश में लोगों के मन में जो लौह महिला की छवि थी इंदिरा गांधी की, उसको और क्या कर दिया, और मजबूत कर दिया। ठीक है, चलिए, चीजें क्या थी, उनकी अगली बाधा थी भारत को परमाणु संपन्न देश बनाना। देखिए, बहुत से ऐसे देश थे जो परमाणु शक्ति बन चुके थे। भारत को पता था कि एक बहुत बड़ा टर्म इस्तेमाल होता है, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिटरेंस। डिटरेंस क्या होता है कि अगर हमारे पास बंदूक है तो सामने वाला हम पे हमला नहीं करेगा, उसको पता है कि ये भी पलट के गोली मार सकता है, इसको कहा जाता है डिटरेंस। भारत को पता था कि अगर हमको अपने पड़ोसियों को काबू में रखना है, या शक्ति का संतुलन, वो कहते हैं ना कि पानी, आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए, तो शक्ति संतुलन के लिए ये परमाणु संपन्न देश बनना भारत के लिए बहुत जरूरी था। और चूंकि भारत को बाहर से कोई खास सहयोग मिल नहीं रहा था, तो भारत क्या करता है, स्माइलिंग बुद्धा की तरफ जाता है। तो क्या है, विदेशी देश जिनके पास पहले से परमाणु हथियार थे, वे नहीं चाहते थे कि दूसरे देश भी यह शक्ति हासिल करें, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों पर परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला, जो उन देशों के भविष्य में परमाणु हथियार हासिल करने या बनाने से रोकती है। जिसके पास पहले से हथियार नहीं है, वो नहीं कर सकते थे, ना उसमें प्रसार कर सकते थे। दिलचस्प बात क्या है कि जिन देशों के पास पहले से ही परमाणु हथियार थे, उन्होंने अपने हथियार छोड़ने का वादा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे उन्हें दूसरे देशों को क्या है, हस्तांतरित नहीं करेंगे। इतनी बात पे रुक गए। ठीक है, अपने साथ हुए इस पाखंड को समझते हुए भारत ने एनपीटी पे हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और तुरंत अपने परमाणु कार्यक्रम पे काम करना खुद से शुरू कर दिया। और अपदीपो भव का जो पहला चरण था, वो यहां पे देखने को मिलता है, किसके रूप में, स्माइलिंग बुद्धा के रूप में। ठीक है, आप यहां पे इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, जो भारत ने पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया था। तो हुआ क्या था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बमबारी के बाद, उसके बाद हुई तबाही के बाद दुनिया को एक निवारण सिद्धांत के महत्व का एहसास हुआ, और लोगों को पता चला कि शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है ना। अगर जापान के पास भी इस प्रकार की चीजें होती तो जापान भी समझा सकता था कि हम भी कर देंगे, अमेरिका भी डरा रहता, पर अमेरिका को पता तो उनके पास नहीं है, और अभी तक नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास परमाणु बम है, तो शायद हमारा पड़ोसी डरे कि अगर हम कल को इन पे मिसाइल से हमला करेंगे तो ये हम पे परमाणु बम छोड़ के हमको पूरा नष्ट कर सकते हैं। तो शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है। जियोपॉलिटिकल जो सीन है, उसमें शक्ति संतुलन यानी कि पावर बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि भारत अभी भी शांतिवाद के आदर्शों में विश्वास करता था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि ताकत में समान होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, समान होना या उससे ज्यादा होना। और इसने सरकार को भारत को अपना स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर होमी भाभा के मार्गदर्शन में भारत ने परमाणु ऊर्जा के दोहन की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। लेकिन 18 मई 1974 को यह घटना तब घटी, कौन सी, लाफिंग बुद्धा, जो 1974 में यह भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया। भारत ने राजस्थान के रेगिस्तान में पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था।
ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो थोड़ा और चीजें क्या कि यह परमाणु परीक्षण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि हम परमाणु शक्तियों की श्रेणी में शामिल होने वाले छठे देश बन गए। मई 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण करने के बाद यह और मजबूत हो गया। लेकिन इसके बीच की एक बात है, जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा किया तो संपूर्ण विश्व में, खासकर अमेरिका की जो नजरें थी वो तिरछी हो गई कि ऐसे कैसे यार, तुम अभी आजाद हुए हो, तुमको तो कोई तकनीक भी नहीं मिली है, तुम कैसे मजबूत हो सकते हो गुरु, बताओ कैसे हो सकते हो। तो भारत पे इतने सारे सैंक्शंस लग गए, इतने सारी रोक लग गई कि कोई भी, अब देखो ईगल गैंग या बिच्छू गैंग, ईगो हर्ट हो गया उनका, तो ईगल गैंग या बिच्छू गैंग कह सकते हैं उसको, तो बिच्छू गैंग ने क्या कहा कि नहीं, कोई भी हमारा एलाई, कोई भी हमारा जो पकिया लोग है वो इनको सपोर्ट नहीं करेगा। भारत ने क्या समझा, भारत ने कहा ठीक है, जब अभी अपदीपो भाव को हम फॉलो कर सकते हैं तो हमेशा फॉलो कर सकते हैं। और भारत ने वहां पे बहुत मजबूती के साथ अपने सभी वैज्ञानिक प्रयोगों को जारी रखा, चाहे वो इसरो की बात हो, चाहे वो डीआरडीओ की बात हो। ठीक है, भारत ने ऊर्जा नहीं खोई, भारत ने इच्छा नहीं खोई, भारत इस बात पे मुकम्मल था कि हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैंने आईजीएमडीपी का उदाहरण शुरुआत में इसलिए दे दिया था ताकि आपको पता रहे कि इतने सारे रोक, इतने सारे रुकावटों के बावजूद भारत विज्ञान में उत्तरोत्तर प्रगति, इसरो को देख लो यार, इसरो कहां तक पहुंच गया था। ये तो बहुत 2002-3 में जाके जब हमसे सैंक्शन हटे, तब तक हम विज्ञान में ठीक ठाक प्रगति कर चुके थे। तो गुरु, जो तुम्हारा अमेरिका का जो क्या कहते हैं तरीका था ना कि तुमको रोक देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, उनको पता चला कि ये फुस हो चुका है, भारत मजबूत हो चुका था। ठीक है, खैर बात करें इसके आगे की, तो भारत ने संकल्प की परीक्षा क्या हुई कि परमाणु शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद भी भारत कभी भी यह नहीं चाहता था कि हम खुद पे हमला करें। आपको अगर भारत के 12वें प्रधानमंत्री गुजराल से जुड़ी, इंद्र कुमार गुजराल जी जो थे, उनसे जुड़ी गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में पता हो, या आपको मेनन डॉक्ट्रिन के बारे में पता हो, चलो मेनन डॉक्ट्रिन के बारे में बता देता हूं, गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में आप बता देना, बड़ी ही फेमस रही। मेनन डॉक्ट्रिन के द्वारा भारत ने एक बात को तय कर लिया था, नो फर्स्ट यूज, हम कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे किसको, अपने एटॉमिक, जो हमारे पास एटम बम है, इनको हम कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। अगर सामने वाले ने हम पे हमला किया तभी हम करेंगे। और भारत हमेशा से इस बात का हिमायती रहा है, क्योंकि हम गांधी के देश रहे और हमने हमेशा से तय किया कि हम अहिंसा की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर कोई हम पे लाठी, ठीक है, एक वो है ना कि पहले था कि जो ठोको क्या कहते हैं, लाठी बोए ताए बोए तू फूल, ऐसा कुछ करके था। तो भारत ने कहा कि जो ठोको लाठी बोए ताहे बोए तू भाला, ठीक है, वो भी बचवा जान जाए पड़ा किसी से पाला। ये मैं अन्यथा नहीं कह रहा हूं, भारत ने हमेशा से इस बात को सोचा कि हम शांति अहिंसा के इतिहास से आते हैं, हम पहले किसी पे भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो हम ताबड़तोड़ रुकेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। लेकिन 1999 में घुसपैठियों ने क्या किया, पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में घुसपैठ की, जिसके बाद भारतीय सेना ने हमला किया और उन्हें बाहर खदेड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी पुख्ता करके चले गए कि ये, यानी कि पाकिस्तानी नहीं मानेंगे। मुझे अब यही जो आप बेनजीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो के बारे में जान रहे होंगे, तो इनके पुरखों की एक याद आती है, जब वो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, यूएनएससी के सामने खड़े होकर, आप नाम बताइएगा उनका क्या था, यूएनएससी के सामने खड़े होकर वो कहते हैं कि 1000 साल तक का जो बड़ा युद्ध भारत के सामने करेंगे और भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे। नाम क्या था बताइएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब रह चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आज जितने भी तारे जड़े हैं उसके झंडे में जो दिखते हैं, उन तारों को उखाड़ लेने में उन्होंने कोई क्या कहते हैं महती भूमिका निभाई थी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। नाम बताइएगा उनका। तो उनके द्वारा ये जो नापाक चीजें शुरू की गई थी वो लगातार चल रही थी, बजाय इस बात की कि भारत एक परमाणु शक्ति था, हम 2 मिनट में तुम्हारा काम तमाम कर सकते थे, लेकिन फिर भी भारत को ही सहना पड़ा। ठीक है, बहुत से सैनिकों की कीमती जान गई। ठीक है, क्या यही तक रुके नहीं, 26/11 आपके सामने था, जहां पे क्या हुआ, 9 साल बाद नवंबर 2008 में हमारी संप्रभुता को फिर से चुनौती दी गई, जब मुंबई में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक का शिकार बना, 20 सुरक्षा कर्मियों की जान गई, 26 विदेशी नागरिकों सहित 176 लोगों की जान चली गई। 26/11 के नाम से जानते हैं, एक और है वो 9/11, वो 11 सितंबर को था, ये 26 नवंबर को था। और मुझे पता है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, यूनिवर्सिटी जाते समय हमें पता चला कि मुंबई में, सॉरी टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो ट्राइडेंट होटल और जो होटल ताज थे, वहां पे बहुत से लोगों को बंधक बनाया गया। अजमल आमिर कसाब जैसे आतंकवादी जो थे वो लगातार फायरिंग करते जा रहे थे, कितने लोगों को मारते जा रहे थे, बहुत लंबे दिनों तक आंदोलन चला, सॉरी ये मूवमेंट चला, फिर पकड़ा गया, बाद में कसाब को फांसी हुई। बहुत से ऐसे संगठन जो इससे जुड़े हुए थे उनके अन्य आतंकवादियों को वहां पे फिर से मारा भी गया और फांसी भी दी गई। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, बात ये रुकती है कि पाकिस्तान की नापाकी कब जाती।
हम बार बार शांति की बात करते हैं, वो बार बार हमारे पीठ पे छुरा घोंपते हैं। ये बहुत लंबे समय तक सहा नहीं जा रहा था। एक और बात, पारा फिर पिघलने लगा। क्या हुआ? भारत के समकल की परीक्षा फिर से कब हुई? जब हमने 2016 में जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन के 4 आतंकवादियों ने क्या हुआ, उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया। ठीक है, 19 सैनिक मारे गए थे। 2019 में जैश ए मोहम्मद ने एक बार फिर से भारतीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को ले जा रहे सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे मैं आप सबको पता है कि पुलवामा की बात मैं कर रहा हूं। 40 जवान उसमें मारे गए थे पुलवामा हमले में। वहां पे भी उनकी नापाक चीजें दिखती रहेंगी। भारत वर्षों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन एक बार भी उसने पहले हमला नहीं किया। हालांकि देश के नेताओं को भी एहसास हो गया है कि इस बार नई परमाणु हथियार संपन्न दुनिया में चुप रहना, जवाबी कार्रवाई न करना गलत संदेश देता है। हालांकि भारतीय सेना ने बहुत से ऑपरेशंस किए, उरी के अगेंस्ट भी आप मूवी में देख सकते हैं, या पहलगाम के अगेंस्ट, पुलवामा के अगेंस्ट भी। लेकिन वृहत स्तर पे जो हमको देखने को मिला वो कब देखने को मिला? जब हम पहलगाम में देखते हैं, जब वो ताबूत में आखिरी कील जैसी रहती है। पहलगाम में क्या होता है आप देख सकते हैं। जो पहलगाम की बैसरन घाटी थी, वहां पे लोगों को उनके धर्म पूछ के, मजहब पूछ के उनको मारा गया कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो, और मार दिया गया। मोस्टली हिंदुओं को मारा गया, कुछ बाहर के लोग भी मरे। 26 लोगों की डेथ हुई। और ये बड़ा ही दुखद था कि वो कश्मीर जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है कि गर बर्दे रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, उस कश्मीर को लहूलुहान पुनः कर दिया गया। किसने किया? नापाक पाकिस्तान ने। ठीक है, उन्होंने पुरुषों से पूछा कि हिंदू है, मुसलमान, और लश्कर के छद्म संगठन के रूप में। मैंने इस पे एक शॉर्ट किया है जिसको मिलियन व्यूज गए। मिलियन व्यूज से मुझे किसी प्रकार की खुशी नहीं कि भगवान करे उसका एक व्यू जाता, लेकिन वे लोग जो मर गए थे वो जीवित हो जाते। तो ये चीज पुनः भारत के सामने आई, और इस बार भारत नहीं रुकने वाला था। हम सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत ने जो प्रत्युत्तर दिया, और पिछले कई वर्षों में जब भी भारत की बाह उसके शत्रु द्वारा मरोड़ी गई है, उसने शांति और संयम के साथ अपने आदर्शों पर कायम रहते हुए जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन इस बार क्या हुआ? 26/11 के बाद भी हमको पता है कि हमने आज अजमल आमिर का साहब जैसे आतंकवादियों को मारा, लेकिन इस बार क्या था? भारत ने अपना सुर बदला। उनका नहीं, ऐसे नहीं, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, इस बार ईंट का जवाब मिसाइल से दिया जाएगा। भारत ने अपना सुर बदला और 6-7 मई की रात को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर कड़ा हमला किया, और उनमें से 9 को नष्ट करने में सफल रहे। और हम सबको पता है कि वो एक ऐतिहासिक लम्हा था। पाकिस्तान 50 चीजें कह के हमारे इतने रफेल को मार गिरा। देखो, युद्ध में नुकसान होता रहता है, पर हम सबको पता है कि भारत जिस स्तर तक पहुंच गया था, ठीक है, हाँ मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वो कुछ और आगे तक पहुंच गए थे, पर भारत जिस स्तर तक पहुंच गया था, भारत ऑलमोस्ट कम से कम अपने उन क्षेत्रों को छुड़ा सकता था जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पर फिर वही बात कि एक और क्या कहते हैं अवतरण होता है डोनाल्ड ट्रंप का, जो डोनाल्ड ट्रंप 2.0 है, वो बीच में आए, उन्होंने मध्यस्थता की और सीज फायर हो गया। लेकिन निश्चित तौर पे भारत के लिए सीज फायर बहुत सही नहीं था। अंततः हम क्या कह सकते हैं, 1962 में हमने अपनी गलतियों से सीखा। जो कमी हमने तब महसूस की थी उसे हमने समय रहत पूरा किया। पिछले कुछ वर्षों में सत्ताधारियों ने रक्षा में निवेश के महत्व को समझा। बहुत खर्चा हो रहा है निवेश में, रक्षा में जरूरी है। और भारत की जो सैन्य और अनुसंधान शाखा यानी कि डीआरडीओ है, उसका विस्तार करने का प्रयास किया गया। भारत ने अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के आविष्कार से लेकर आईएनएस अरिहंत जैसे परमाणु पनडुब्बियों के विकास तक, इन सभी ने भारत को पाकिस्तान द्वारा हाल में किए गए हमले को विफल करने और बिना किसी नुकसान के उसको जड़ से उखाड़ने में भारत को, यानी पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ने में भारत को मदद दी। तो भारत ने विकास के काम में तो बहुत सारी चीजें की हैं। अंततः हम क्या कह सकते हैं, भारत का जन्म गांधीवाद और नेहरूवाद के आदर्शों पे हुआ है और हमने यथासंभव उन्हीं से जुड़े रहने की कोशिश की है। हालांकि आज की दुनिया 1947 की दुनिया से बहुत अलग है। लोग बहुत बदल चुके हैं, तकनीकें बहुत बदल चुकी हैं। कहीं ना कहीं हमने एहसास हुआ है कि इस नए युग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें अपने आदर्शों को बदलने के साथ अनुकूलित करना होगा, एडेप्टेबिलिटी की बात करनी होगी, एनवायरमेंट में भी, यहां पे भी। इसका मतलब क्या है? यह नहीं कि हम शांतिवाद और संयम के अपने आदर्शों को त्याग दिया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब बात आतंकवाद की आती है तो हम इसे खत्म करने में क्या है, पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा मजबूत रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए मैं आपको बताता चलो कि मध्यरात्रि से स्टडी आईक्यू में, ठीक है, मध्यरात्रि से स्टडी आईक्यू में सेल शुरू हो चुकी है। ठीक है, सेल शुरू हो जाएगी, मतलब आप मे बी इसको अगले दिन देख रहे हो। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टडी आईक्यू वेबसाइट विजिट करनी है। ठीक है, आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट जो है वो विजिट करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट यहाँ पे विजिट करनी है, स्टडी आईक्यू, एक मिनट, स्टडी आईक्यू। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये पहला सर्च पेज जो आ जाता है, इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि
P2I फाउंडेशन बैच लाइव। और यहाँ पे देखिए सेल का आपको स्टिकर दिख जाएगा, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल दोनों पे है। ये हमारा प्रतिज्ञा बैच है जो 2026-27 की परीक्षा को टारगेट करता है। ये हमारा लॉन्ग टर्म बैच है, ठीक है। 15 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, 22-23 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। सेल दोनों में लागू हो सकती है। आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। आप बाय नाउ पे जाइए। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाने के बाद आपको इन सब कोड का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड क्या है, मेरा कोड है विकास लाइव, VIKASLIVE, ठीक है। विकास लाइव कोड का जैसे आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा, आप इसका अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अभी 7,000 का डिस्काउंट दिख रहा है, ठीक है। बट जब आप सेल के दौरान यदि मध्य रात्रि की बात करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सेल अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस सेल का लाभ उठाने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर करें। यहां पे जो मैं आपको कोड दिखा रहा था, आप इस कोड का प्रयोग जरूर करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे अपनी बातों से रूबरू करा सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। भारत के इतिहास यानी कि आजादी के बाद के इतिहास का एक सिंहावलोकन देने की कोशिश है अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नजर से। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।